फ्रेंड्स, आज हम आपको सेल और उसकी संरचना के बारे में बताएंगे। ठीक है, सेल और सेल ऑर्गेनेल्स, कौन कौन से सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं, कौन कौन से कोशिकांग होते हैं, ठीक है, उनके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, आज का अपना टॉपिक है सेल एंड इट्स स्ट्रक्चर, कोशिका और उसकी संरचना। ठीक है, देखो आप सबको पता है, जो भी साइंस के स्टूडेंट उनको अच्छी तरह पता होता है कि सेल क्या होती है ना, सेल या कोशिका। ठीक है, मतलब अपने शरीर की सबसे छोटी इकाई, ठीक है, सबसे सूक्ष्मतम इकाई जो होती है कोशिका होती है। यह कार्यात्मक और संरचनात्मक इकाई है। ठीक है, कौन सी इकाई है? शरीर की सबसे छोटी कार्यात्मक संरचनात्मक इकाई, जिसके अध्ययन को साइटोलॉजी होते हैं। ठीक है, या कोशिका विज्ञान, हिंदी में बोलते हैं कोशिका विज्ञान। अब यहाँ पर देखते हैं पादप एवं जंतु की कोशिका की संरचना अलग अलग होती है। ठीक है, कुछ कोशिकांग एक जैसे होते हैं, कुछ कोशिकांग एब्सेंट होते हैं, कुछ कोशिकांग प्रेजेंट होते हैं। इससे दोनों की स्ट्रक्चर भिन्न भिन्न होते हैं। ठीक है, इस विभिन्नता को समझने के लिए प्लाज्मा झिल्ली, कोशिका भित्ति, गाल्जी काय, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम और लवक आदि कोशिका अवयवों का अध्ययन आवश्यक है। ये जो विभिन्नताएं हैं ना, इसके लिए अपने को क्या क्या पढ़ना पड़ेगा? प्लाज्मा झिल्ली पढ़नी पड़ेगी, कोशिका भित्ति पढ़नी पड़ेगी, गाल्जी काय पढ़ना पड़ेगा, माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ना पड़ेगा, लाइसोसोम और लवक, ये सभी पढ़ेंगे तो अपने को पता चल जाएगा कि ये दोनों एक दूसरे से विभिन्नता प्रदर्शित क्यों करती है। ठीक है, आगे देखिए कोशिका के अवयव। ठीक है, कौन से कोशिकांग या कौन कौन से अवयव इसमें पाए जाते हैं। ठीक है, इसमें देखते हैं कोशिका के अवयव निम्नलिखित होते हैं। ठीक है, सबसे पहला होता है प्लाज्मा झिल्ली। ठीक है, कोशिका के सभी अवयव एक पतली झिल्ली द्वारा घिरे, जो भी अवयव होते हैं वह एक पतली झिल्ली द्वारा घिरे रहते हैं और उसे अपन बोलते हैं कोशिका झिल्ली, यह इंग्लिश में बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, यह जंतु, पादप एवं सूक्ष्म जीवों की कोशिकाओं में पाई जाती है। ठीक है, किस किस में पाई जाती है? जंतु, पादप और सूक्ष्म जीवों की कोशिका। इसका निर्माण लिपिड, प्रोटीन, कुछ मात्रा में कार्बोहाइड्रेट से मिलकर बनता है ना, जिसको अपन बोलते हैं लाइपोप्रोटीन। क्या बोलते हैं? लाइपोप्रोटीन। ठीक है, क्योंकि इसमें लाइपो मतलब लिपिड होता है, प्रोटीन मतलब प्रोटीन। ठीक है, तो लिपिड प्रोटीन लाइपोप्रोटीन से मिलकर बनी होती है। ठीक है, एक कंपाउंड जो है कंपाउंड टाइप का प्रोटीन होता है जिससे मिलकर बनी होती है कोशिका झिल्ली। ठीक है, कोशिका भित्ति पतली और कोशिका झिल्ली जो होती है पतली होती है, ये भित्ति नहीं, यहाँ झिल्ली है ना, पतली, और जिसका कार्य कोशिका अवयवों को इकट्ठा रखना, कोशिका के अंदर बाहर जाने वाले पदार्थों का निर्धारण करना। ठीक है, इसका क्या कार्य होता है कि जो भी कोशिका के अवयव है उसको इकट्ठा रखना, और कोशिका के अंदर जो भी पदार्थ अंदर और बाहर जाते हैं उन सब का निर्धारण होता है कोशिका झिल्ली के द्वारा, जिसको अपन हिंदी में बोलते हैं शॉर्टकट में बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन, पीएम। ठीक है, सेकंड देखिए कोशिका भित्ति। ठीक है, ये जो है कोशिका झिल्ली दोनों प्रकार की कोशिकाओं में पाई जाती है, पादप और जंतु। कोशिका भित्ति देखिए, यह केवल पादप कोशिकाओं में पाई जाती है। ठीक है, और सेलुलोज से बनी होती है। किससे बनी होती है? सेलुलोज। ये कोशिका की सुरक्षा के साथ साथ उनको निश्चित आकार या आकृति बनाए रखने में सहायता करती है। ठीक है, कोशिका भित्ति जो होती है सुरक्षा करने के साथ साथ क्या होता है, सेल को एक निश्चित आकार और आकृति देती है। यह कोशिका भित्ति के झिल्ली के बाहर पाई जाती है। जो सेल मेम्ब्रेन होती है उसके बाहर जो अगर कोई लेयर पाई जाती है ना, तो उसको बोलेंगे अपन कोशिका भित्ति। ठीक है, ये जो होती है पादप कोशिकाओं में प्रेजेंट होती है, जंतु कोशिकाओं में जो होती है एब्सेंट होती है। ठीक है, तो एक तो ये विभिन्नता हो गई। देखिए केंद्रक। ठीक है, यह कोशिका का सबसे प्रमुख अवयव है जो कोशिका के प्रबंधक के समान कार्य करता है। सबसे मेन जो अवयव है केंद्रक ही होता है ना, जो पूरी सेल पर नियंत्रण या प्रबंध करने का काम करता है। केंद्रक की धाबी जैसी संरचना वाला पदार्थ बनो जिसे प्रोटीन और डीएनए से बना होता है। केंद्रक के अंदर क्या होता है, जैसे सेल है ना, इसमें एक केंद्रक होता है और यहाँ पर क्या होता है, एक केंद्रक एक न्यूक्लियोलस होता है। ठीक है, जिसे अपन केंद्रक बोलते हैं। अब इसमें क्या होता है कि डीएनए प्लस प्रोटीन, ठीक है, ये दोनों मिलकर एक धागे के समान जैसी संरचना बनाते हैं ना, और वो जो है
क्रोमेटिन कहलाता है। क्या डीएनए और प्रोटीन मिलकर क्या करना है, धागे जैसी संरचना, और उसको बोलते हैं क्रोमेटिन। देखिए यहाँ देखिए क्रोमेटिन कहलाता है। ठीक है, वंशानुगत गुणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक ले जाने वाले गुणसूत्रों का निर्माण इसी क्रोमेटिन से होता है। ठीक है, वो ऐसे क्या होता है कि माता और पिता से कुछ लक्षण अपने मिलते हैं, कुछ नहीं मिलते हैं ना, तो जो जेनेटिक कैरेक्टर होते हैं ना, जनरेशन एक से सेकंड जनरेशन में ट्रांसफ़र करने का जो कार्य होता है वह गुणसूत्रों का से होता है। और गुणसूत्र किससे बने होते हैं, क्रोमेटिन से। ठीक है, आगे देखिए, क्रोमेटिन के अलावा केंद्रक में सघन संरचनाएं पाई जाती है, सघन रचनाएं पाई जाती है, जिसे केंद्रिका या न्यूक्लियोलस कहते हैं। क्या कहते हैं, केंद्रिका या न्यूक्लियोलस। ये जो है इसको अपन केंद्रिका कहते हैं या न्यूक्लियोलस। ठीक है, नेक्स्ट कोशिका साइटोप्लाज्म है ना, जिसको अपन जीवित द्रव्य भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जीवित द्रव्य। यह कोशिका का वह भाग है जो प्लाज्मा झिल्ली और केंद्रक जाल के मध्य पाया जाता है। ये जो है, जैसे आपको बता दूं मैं, इधर देखना, ये कोशिका झिल्ली है और यहाँ पर केंद्रक। ठीक है, इन दोनों के मध्य में यहाँ पर ये जो है, ये स्पेस, ये खाली स्पेस है ना, इसको बोलते हैं अपन साइटोप्लाज्म। क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्म। और इसमें ही विभिन्न प्रकार के कोशिकांग पाए जाते हैं। ठीक है, ये झिल्ली हो गई और ये केंद्र हो गया, और यहाँ बीच में जो पदार्थ बना है उसको अपन साइटोप्लाज्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्म। ठीक है, आगे देखिए, देखो, यह कोशिका का वह भाग है जो प्लाज्मा झिल्ली और केंद्रक के मध्य पाई जाती है। ठीक है, इसकी आंतरिक परत को एंडोप्लाज्म जैसे देख ये है ना। अब इसकी जो आंतरिक परत रहेगी, ये केंद्र हो गया। अब यहाँ पर जो आंतरिक परत रहेगी उसको एंडोप्लाज्म बोलते हैं, और बाहरी परत को बोलेंगे एक्सोप्लाज्म। ठीक है, साइटोप्लाज्म जो होता है साइटोसोल से बना होता है। किससे बना होता है, साइटोसोल से, जिसमें अन्य कोशिकांग, अन्य उत्पाद पाए जाते हैं। इसमें क्या होता है, ये जो है यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है, गाल्जी काय पाया जाता है, राइबोसोम पाया जाता है, वो सब कहाँ पाए जाते हैं, साइटोप्लाज्म पाए जाते हैं। ठीक है, आगे देखिए, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दे रखा है। क्या दे रखा है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसको अपन शॉर्टकट में बोलते हैं ER, या हिंदी में बोलते हैं अंतःप्रदवी जालिका। इसका प्रमुख कार्य कोशिका झिल्ली और केंद्रक झिल्ली का निर्माण करने वाली प्रोटीन और वसाओं का परिवहन करना। ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये क्या करता है कि कोशिका झिल्ली और केंद्रक झिल्ली के लिए जो भी आवश्यक पदार्थ होते हैं, जैसे एग्जाम्पल दे रखा है वसा और प्रोटीन का परिवहन जो कार्य होता है वह एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का होता है। ठीक है, इसके कुछ भागों पर किनारे किनारे राइबोसोम लगे होते हैं। ठीक है, इसके कुछ भाग जो होते हैं उस पे किनारे पर राइबोसोम लगे होते हैं। ठीक है, अब ऐसे हैं, दो प्रकार के होते हैं, एक तो रुक्ष एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इनमें संश्लेषण के लिए राइबोसोम पाए जाते हैं। इसमें क्या होता है, संश्लेषण के लिए राइबोसोम पाए जाते हैं। इस प्रकार के जो होते हैं उनको बोलते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, सेकंड जो है मृदु एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसको शॉर्टकट बोलते हैं SER। ठीक है, इसमें राइबोसोम नहीं पाया जाता। इनका उद्देश्य लिपिडों का स्त्रावण होता है। ठीक है, इसमें राइबोसोम नहीं पाए जाते हैं ना, इसको खुरदुरा बोलते हैं और इसका चिकना भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो 2 टाइप्स के होते हैं, जो रफ स्मूथ होता है वो क्या करता है, लिपिडों का स्त्रावण। ठीक, तो कोशिकांग देखिए राइबोसोम्स। ठीक है, राइबोसोम में देखो, यह राइबोन्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन की बनी होती है। किससे बना होता है, RNA प्लस प्रोटीन। ठीक है, ये दोनों मिलकर किसका निर्माण करते हैं, राइबोसोम का। ठीक है, और प्रोटीन संश्लेषण द्वारा प्रोटीन का निर्माण करती है। ठीक है, इसलिए राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। ठीक है, इसका नामकरण रॉबर्ट ने किया था। किसने किया था, रॉबर्ट ने। आपको ये याद रखना जरूरी है कि ये किससे बना होता है, RNA और प्रोटीन से बना होता है, जिसके कारण ये प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करता है और उसके कारण इसको प्रोटीन फैक्ट्री कहा जाता है ना। इसका नामकरण रॉबर्ट ने किया था। नेक्स्ट देखिए गाल्जी काय। इसकी खोज कैमिलो गाल्जी ने की थी। ये सूक्ष्म नलिकाओं के समूह और थैलियों को बना होता है। ठीक है,
यहाँ कोशिकाओं द्वारा संश्लेषित प्रोटीन अन्य पदार्थ थैली हुई पैकिंग के रूप में होती है, जिन उन्हें गंतव्य स्थान तक पहुँचाया जाता है। कुछ पदार्थों को कोशिका से बाहर भी निकाला जाता है। यह कोशिका की यातायात प्रबंधक भी कहा जाता है। ये कोशिका भित्ति और लाइसोसोम का निर्माण करती है। ठीक है, गाल्जी इकाई क्या होती है? सूक्ष्म नलिकाओं के समूह और थैलियों के रूप में होता है। ठीक है, ये तो समझ में आ गया आपको। यहाँ पर क्या होता है कि कोशिका द्वारा जो भी प्रोटीन संश्लेषण होता है ना, ठीक है, उनकी और अन्य पदार्थों की थैली को पैकिंग रूप में और गंतव्य जहाँ भी उनको पहुँचाना, डेस्टिनेशन प्लेस, वहाँ तक पहुँचाया जाता है। ठीक है, और कोशिका से बाहर निकाला जाए। एक प्रकार से जो पदार्थ उनको कोशिका से बाहर निकालना, ठीक है, इसलिए कोशिका का यातायात प्रबंधक भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? यातायात प्रबंधक। यातायात प्रबंधक ये कोशिका भित्ति और लाइसोसोम का निर्माण करती है। किसका निर्माण करती है? कोशिका भित्ति और लाइसोसोम का। कौन करती है? गोल्जी का या गोल्जी बॉडी या गोल्जी कॉम्प्लेक्स भी बोलते हैं इसको। ठीक है, इसकी खोज की थी कैमिलो गोल्जी। नेक्स्ट देखिए लाइसोसोम। ठीक है, इसकी खोज डी डुवे ने की थी। किसने की थी? डुवे, जो कि सूक्ष्म गोल और इकरी झिल्लियों से गिरी थैलीनुमा रचनाएं कैसी होती हैं? सूक्ष्म गोल होती है, राउंडेड, ठीक है, और सिंगल मेम्ब्रेन होती है। कैसी होती है? सिंगल मेम्ब्रेन। ठीक है, सिंगल मेम्ब्रेन से घिरी हुई संरचना होती है। इसका प्रमुख कार्य क्या होता है? इसका प्रमुख कार्य बाहर से आने वाले प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, विषाणु का पाचन करना। ठीक है, बाहर से जो भी प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, विषाणु आते हैं उनका सब पाचन लाइसोसोम होता है। एक प्रकार की कोशिका कचरा निपटान प्रणाली, गार्बेज डिस्पोजेबल सिस्टम। इसको क्या बोलते हैं? गार्बेज डिस्पोजेबल सिस्टम बोलते हैं। ठीक है, कचरा जो भी होता है उसको निपटाना। इसमें 24 प्रकार की एंजाइम पाई जाती है ना। इसे आत्मघाती थैली भी कहा जाता है, क्योंकि कोशिका के क्षतिग्रस्त होने पर यह फट जाती है और एंजाइम स्वयं ही कोशिका को समाप्त कर देते हैं। ठीक है, इसमें टोटल 24 प्रकार की एंजाइम पाई जाती है। कितने? 24 टाइप्स की। ठीक है, और जब भी यह क्षतिग्रस्त हो जाती है, ठीक है, तो यह फट जाती है तो स्वयं इसके ही एंजाइम को समाप्त कर देते हैं। ठीक है, इसलिए इसे आत्महत्या की थैली कहा जाता है। ठीक है, सुसाइडल बैग लाइसोसोम को बोलते हैं। नेक्स्ट देखिए माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, इसकी खोज अल्टमेल ने की थी। इसका नामकरण बेंडा ने किया था। ये भी याद रखना, जो कोशिका का श्वसन स्थल है, जो ऊर्जायुक्त कार्बनिक पदार्थों का ऑक्सीकरण यही होता है, जिससे काफ़ी मात्रा में ऊर्जा का उत्पन्न, इसलिए इससे कोशिका की शक्ति, पावर हाउस ऑफ द सेल, और इसमें जो ऊर्जा संचित रहती है वह एटीपी के रूप में रहती है। किसके रूप में? एटीपी के रूप में। ठीक है, जिस कारण इसको पावर ऑफ द सेल बोलते हैं, और एटीपी बोलते हैं एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, नेक्स्ट देखिए लवक प्लास्टिड। यह केवल पादप कोशिकाओं में ही पाए जाते हैं। लवक जो होते हैं पादप कोशिकाओं में पाए जाते हैं, जंतु कोशिकाओं में अनुपस्थित होता है। ठीक है, इनका अपना स्वयं का जीनोम होता है और विभाजित होने की क्षमता भी रखते हैं। इनमें क्या होता है? इनका खुद का जो होता है जीनोम होता है और विभाजित होने की क्षमता भी रखते हैं। ठीक है, टोटल 3 प्रकार के वर्णक होते हैं, लवक होते हैं। पहला देखिए वर्णी लवक, जिसको हम बोलते हैं क्रोमोप्लास्ट। ये रंगीन लवक होते प्राय लाल, पीले और नारंगी रंग के होते हैं। कैसे होते हैं? लाल, पीले और नारंगी। पौधे के विभिन्न भागों, पुष्प, बीज आदि में पाए जाते हैं। ठीक है, और परागण के लिए कीटों को आकर्षित करते हैं। ठीक है, पुष्प रंगीन क्यों होते हैं? क्योंकि उनमें क्रोमोप्लास्ट या वर्णी लवक पाए जाते हैं। ठीक है, जो कीटों को अट्रैक्ट करने का कार्य करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखो हरित लवक। इसे हरे रंग का पदार्थ क्लोरोफिल होता है, जो पादप को प्रकाश संश्लेषण में सहायता करता है, इसलिए इसे कोशिका का रसोई घर, ठीक है, क्या बोलते हैं? किचन। कोशिका का रसोई घर हरित लवक को बोलते हैं। ठीक है, देखिए अवर्णी लवक ये क्या करते हैं? रंगीन लवक है जो प्रकाश से वंचित भाग है वहाँ पर पाए जाते हैं। ठीक है, और भूमिगत जड़ और तनाव कार्बोहाइड्रेट इस राज्य के संचय में कार्य करते हैं। नेक्स्ट देखिए रसधानी रिक्तिका या वैक्यूल्स बोलते हैं जिसको, है ना। यह कोशिका की निर्जीव रचना है। ठीक है, जो पादप कोशिकाओं में प्राय बड़ी और केंद्रक में स्थित होती है। ठीक है, ये क्या होती है? निर्जीव संरचनाएं, नॉन लिविंग है, जो पादप कोशिकाओं में बड़ी होती हैं और जंतु कोशिकाओं में छोटी। और कहाँ स्थित होती है? पादप कोशिकाओं में केंद्र के पास, जंतु कोशिकाओं में छोटी और अस्थायी होती है। ठीक है, इसमें तरल पदार्थ भरा होता है। यह पादप कोशिकाओं को दृढ़ता प्रदान करता है। ठीक है, चयापचय
से उत्पन्न विषैले उत्पादों का संचय करता है। ठीक है, क्या करता है कि पादप कोशिकाओं में बड़ी होती हैं आकार में और केंद्र के पास स्थित होती है। ठीक है, जंतु कोशिकाओं में छोटी और परमानेंट नहीं होती है। ठीक है, अस्थायी होती है। ठीक है, इसमें तरल पदार्थ भरा होता है। ठीक है, जो क्या करता है पादप कोशिकाओं को दृढ़ता प्रदान करता है। ठीक है, और जो भी विषैले पदार्थ होते हैं उनको स्टोरेज करने का काम होता है रसदानी या रिक्तिका। नेक्स्ट देखो पराक्सीसोम्स। यह छोटी और गोल जैसी कोशिकाएं जिसमें शक्तिशाली ऑक्सीडेटिव एंजाइम पाए जाते हैं। ये कोशिकाएं विषैले पदार्थों को कोशिका से बाहर करते हैं। पराक्सीसोम क्या होते हैं? छोटा और गोलाकार इकाई। ठीक है, गोल। ठीक है, जिसमें क्या होता है ऑक्सीडेटिव एंजाइम पाए जाते हैं जो विषैले पदार्थों को कोशिका से बाहर करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए सेंट्रोसोम या सेंट्रियो। ये जो है जंतु कोशिकाओं में पाए जाते हैं। किस में पाए जाते हैं? जंतु कोशिकाओं, पादप कोशिकाओं में एब्सेंट होते हैं। और कोशिका विभाजन, जब भी कोशिका विभाजन होता है तो उसमें सहायता करता है तारक का या सेंट्रोसोम। ठीक है, इसकी खोज बोवेरी ने की थी। इसके अंदर एक या दो कण जैसी संरचना जिसे सेंट्रियोल्स कहते हैं। इसमें क्या होता है कि कण जैसी दो संरचनाएं पाई जाती है जिसको अपन बोल देंगे सेंट्रियोल्स। ठीक है, तो आपके लिए ये कोशिका और कोशिकांग, ठीक है, इसमें ये सारी चीज़ें कवर हो गई हैं। और आप मेरे साथ बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।